देशभक्तों के हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद। आजादी से पूर्व भारत में अनेक रियासतें थीं। उन्हीं में से एक थी अलीराजपुर। इस रियासत में एक गांव था झबुआ। इसी गांव में एक गरीब दंपति रहता था, सीताराम तिवारी और जगरानी देवी। इनके यहां ही 23 जुलाई 1906 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम चंद्रशेखर रखा गया। बालक चंद्रशेखर बड़ा ही साहसी और निर्भीक था। अलीराजपुर पिछड़ी रियासत थी, वहां शिक्षा का बहुत कम प्रचार हुआ था। चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई कि वे काशी में जाकर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, परंतु उनके मां बाप ने उन्हें स्वीकृति नहीं दी। तो एक दिन वे चुपके से घर से निकलकर काशी पहुंच गए। अभी चंद्रशेखर मात्र 15 वर्ष के ही होंगे कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में पढ़ाई छोड़कर सम्मिलित हो गए। चंद्रशेखर ने जब देखा कि अंग्रेज पुलिसकर्मी सत्याग्रहियों को डंडों से पीट रहे हैं, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला उनके पीछे भागा, पर वे पकड़े नहीं गए। लेकिन चंदन का टीका लगाने के कारण वे शीघ्र पहचान लिए गए। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो वहां उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। पिता का नाम पूछे जाने पर स्वतंत्र तथा घर का पता पूछे जाने पर जेल खाना बताया। इस प्रकार के उत्तर सुनकर उन्हें 15 बैंतों की सजा सुनाई गई। इसके बाद वे आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आजाद ने छोटी सी उम्र में ही प्रतिज्ञा की कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। असहयोग आंदोलन बंद हो जाने पर आजाद के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब वह क्या करें, क्योंकि उनके हृदय में स्वतंत्रता के लिए आग जल रही थी। संयोगवश उनकी भेंट एक क्रांतिकारी से हो गई। तब आजाद क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। काशी में ही आजाद की भेंट राम प्रसाद बिस्मिल से हुई। आजाद सारे उत्तर प्रदेश में दल का जाल बिछा देना चाहते थे, अतः वह बड़ी तत्परता के साथ धन इकट्ठा करने में जुट गए। दल के क्रांतिकारी सदस्यों को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए आजाद ने एक बैंक लूटने का प्रयत्न किया। गाजीपुर के एक धनी महंत के शिष्य बनकर उसके धन को हड़पने का प्रयास भी किया, परंतु इन कार्यों में आजाद को सफलता नहीं प्राप्त हुई। उनकी समस्या ज्यों के त्यों बनी रही। आजाद ने काशी में एक क्रांतिकारी पर्चे को बांटकर बहुत यश प्राप्त किया, यहां तक कि उनकी चतुराई के कारण यह पर्चा पुलिस के दफ्तर में भी पहुंच गया था। आजाद को गोली चलाने में महारत हासिल थी। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। एक बार उनके क्रांतिकारी सदस्यों ने आजाद से कहा, आजाद भैया, हम लोगों की इच्छा है कि आज आपकी निशानेबाजी देखी जाए। आजाद ने कहा, ठीक है, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पत्ते पर मैं गोली चलाऊंगा। अब सबका ध्यान उस पत्ते की ओर आकर्षित हो गया। आजाद ने एक के बाद एक गोली चलाते हुए 5 गोलियां चलाई, परंतु यह क्या, पत्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब उनके साथियों ने पास में जाकर पत्ते को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। पत्ते में 5 गोलियों ने अलग अलग छेद कर दिए थे। आजाद को अपने दल के सदस्यों के खाने पीने की हमेशा चिंता बनी रहती थी। उधर आजाद के माँ बाप को भूखे मरने की नौबत आ रही थी। तभी आजाद को गणेश शंकर विद्यार्थी ने कुछ रुपए दिए ताकि आजाद अपने माता पिता के खाने की व्यवस्था कर सके, परंतु आजाद ने उन रुपयों को क्रांतिकारियों तथा पिस्तौल आदि खरीदने पर खर्च कर दिया। आजाद को माता पिता से पहले देश पर मर मिटने के लिए तैयार भारत मां के पुत्रों की चिंता थी। धन का अभाव दल में बना ही रहा। दल के नेता रामप्रसाद बिस्मिल की सलाह अनुसार 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई गई, जो काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। काकोरी की ट्रेन डकैती सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, अतः खबर मिलते ही पुलिस सक्रिय हो उठी। अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई, परंतु आजाद गिरफ्तार नहीं हुए। दल लगभग टूट चुका था। ऐसे समय में आजाद वीर सावरकर के पास सलाह लेने गए। सावरकर ने आजाद को
दल को फिर से पुनर्गठित करने की सलाह दी। आजाद झांसी लौटकर नए सिरे से दल के संगठन में जुट गए। झांसी में आजाद की भेंट भगत सिंह और राजगुरु से हो गई। कुछ दिनों बाद बटुकेश्वर दत्त और दूसरे कई क्रांतिकारियों से भी मुलाकात हुई। तब एक दल का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर पहुंचे। कमीशन के विरोध में सभाएं हुई। जुलूस बनाकर स्टेशन पर विरोध के लिए लाला लाजपत राय गए। अंग्रेज पुलिस ने लाला जी पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप लाला जी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह और राजगुरु भी इस जुलूस में थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक वे पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या नहीं कर देंगे, चैन नहीं लेंगे। भगत सिंह और आजाद आदि क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या करके खून का बदला खून से लिया। बदला लेने के पश्चात भगत सिंह आजाद को बंदी बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, परंतु अंग्रेज सरकार को सफलता नहीं मिली। भगत सिंह वेश बदलकर कलकत्ता चले गए। आजाद साधु के वेश में लाहौर से निकल गए। एक बार फिर भगत सिंह और आजाद दोनों क्रांतिकारी दल को संगठित करने में लग गए। 9 अप्रैल 1929 को असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा ऐसा कानून बनाने की योजना थी जिसके अनुसार भारतीय मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते थे और ना ही वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते थे। इस बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली जा पहुंचे। आजाद भी इसमें शामिल होना चाहते थे, परंतु दल के बहुमत सदस्यों ने इसका विरोध किया। आजाद को उनकी बात माननी पड़ी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल की गैलरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी शासक के दमनात्मक तरीकों का भांडाफोड़ करने वाले पर्चे फेंके तथा खाली बेंचों पर बम फेंके। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, वे तो लोगों को शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से अवगत करा देना चाहते थे। बम विस्फोट के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बंदी बना लिया गया। चारों तरफ क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी। राजगुरु, सुखदेव और यशपाल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद की चारों ओर खोजबीन होने लगी, परंतु अब भी वे अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सके। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु पर लाहौर में मुकदमा चलाया गया। आजाद इन क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की योजना बना रहे थे, परंतु भगवती चरण बम विस्फोट के कारण स्वर्गवासी हो गए, जिस कारण से भगत सिंह आदि को छुड़ाने की आजाद की योजना सफल नहीं हो सकी। आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7 बजे फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा हुई। इन सब घटनाओं से आजाद का मन स्थिर हो गया। क्रांतिकारी दल टूट गया था, परंतु आजाद अब भी आजाद पंछी के समान विचरण कर रहे थे। आजाद ने अपने दल का रुपया प्रयाग के एक धनी व्यक्ति के यहां रखा हुआ था। दल के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर आजाद ने इलाहाबाद जाकर उनसे पैसे मांगे। ऐसे समय में उनके एक निकट के सहयोगी की देशद्रोहिता के कारण आजाद मुसीबत में फंस गए। देशद्रोहिता तथा आजाद के विरुद्ध मुखबरी किसने की, इस विषय में अनेक मतभेद हैं, परंतु यह निश्चित है कि मुखबरी ने नाट बाबर को यह सूचना दी कि आजाद अपने एक दोस्त के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में मिलेंगे। नाट बाबर अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गया। आजाद यह भाप गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने अपने साथी को पार्क के बाहर सुरक्षित निकाल दिया और फिर अकेले ही पुलिस का मुकाबला करने को तैयार हो गए। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद ने पुलिस के अनेक सिपाहियों को धराशाही कर दिया, जबकि आजाद को 4 गोलियां लग चुकी थी। पुलिस उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आएंगे। जब आजाद के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए अंतिम गोली अंग्रेजों पर न चलाकर खुद की कनपट्टी पर मार ली। यह दिन था 27 फरवरी 1931 को प्रातः 10:30 बजे का। अंग्रेजों के मन में यह दहशत थी कि आजाद के पास से गोली चलना बंद हो गई है, तो उनमें से किसी में भी इतना साहस नहीं हुआ कि वे आजाद के पास चले जाएं। आजाद के मृत शरीर पर पहले एक गोली मारकर देखा गया कि वे जिंदा हैं या मर गए। जिस वृक्ष के नीचे आजाद ने बलिदान दिया था वह जनता के लिए एक तीर्थ बन गया है।
चंदन, रोली और चावल से उस वृक्ष की पूजा की जाने लगी। विदेशी अत्याचारी अंग्रेजी सरकारी कर्मचारी इसको सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उस वृक्ष को जड़ से नष्ट कराकर आजाद के बलिदान का चिन्ह वृक्ष को ही काट डाला। परंतु लोगों के मन की श्रद्धा को वे खत्म नहीं कर पाए। एल्फ्रेड पार्क को लोग आजाद पार्क के नाम से संबोधित करने लगे। भारत मां के स्वाभिमानी पुत्र, कुशल क्रांतिकारी दल संगठनकर्ता, अचूक निशानेबाज, देशभक्तों के हृदय सम्राट, व्यक्तित्व के धनी, धुन के पक्के, करीब 10 वर्षों तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले, प्रतिज्ञा के धनी आजाद आज हमारे बीच नहीं है, परंतु अब भी हर भारतीय के तन, मन, प्राण, दिल में मौजूद है तथा हर स्वतंत्रता प्रेमी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।